वेलकम स्टूडेंट्स, पंचायत व्याख्याता 2017 के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम 2D, 3D, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन और बचे हुए जो भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। दिया गया है आपको पॉइंट 111 से गुजरने वाले तथा समतल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये जो आपका 2D ये आपका 2D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि दो समतल, मान लीजिए आपका पहला समतल है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये आपका पहला समतल है और एक ये दूसरा समतल दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ये दो समतल अगर आपको दिए गए हैं तो इन दोनों समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु से बना एक नया जो समतल है उसका समीकरण क्या होगा, इन दोनों को आपको सिंपली क्या करना रहता है, ऐड कर देना है आपको, है ना भाई। मान लीजिए ये आपका इसका एक नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसका नाम आपने दे दिया, अब z नहीं दे सकते, इसको ले लिए हम लोग, मान लीजिए v ले लिए v1 और इसको v2। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, v1 प्लस लैम्डा इंटू वी2 इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये कौन सा फॉर्मूला है, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से बना नया समतल, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इसको यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन जो दिया है उसमें चेंज करके लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये z 6 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स। देखिए ये फर्स्ट वाले पॉइंट्स को एक साथ लिख लेते हैं, जहाँ पर x कॉमन है, जहाँ पर y कॉमन है उनको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा z माइनस 6 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हमको क्या दिया है कि ये जो प्लेन है वो एक पॉइंट से भी होकर गुजरता है। पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट आपको दिया है 1, 1 और 1। तो ये जो हमारा प्लेन है ये प्लेन इस पॉइंट से भी होकर गुजरता है। अब अगर ये प्लेन हमारे इस पॉइंट से होकर गुजरेगा तो ये पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करेगा मतलब इस पॉइंट को आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये एक्स वाई, देखिए ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई और ये जेड है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इस इक्वेशन में आप रख दीजिए। यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू निकलेगा और लैम्डा की वैल्यू को वापस आप क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड जो प्लेन का इक्वेशन है वो मिल जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, ये लैम्डा हो जाएगा 4 3 7 2 9 5 14 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3/14। तो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी है। इस लैम्डा की वैल्यू को आप वापस से क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर पुट कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। यहाँ पर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 3/14 0। इसको ऑपरेट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 20x/14 मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप इसको कैंसिल मत करना, 2 से इसको कैंसिल करोगे ना तो प्रॉब्लम होगा। क्यों, क्योंकि देखिए नीचे में 14 बना हुआ है, वो 14 एक दूसरे को काट देगा। तो यहाँ पर कैंसिल मत करो, डायरेक्टली आप उसको गुणा करके लिख देना। तो ये हो जाएगा 20x प्लस ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 3 या 9 नहीं सॉरी ये हो जाएगा 9 4 13 23 हो जाएगा 23y/14 प्लस ये हो जाएगा 12 और 14 हो जाएगा
26z/14 माइनस ये आपका हो जाएगा 14 छक्के 84 माइनस 5×15, मतलब ये आपका हो जाएगा -69/14 = 0। इसको आप राइट साइड में लेके जाइए और 14 को यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20x + 23y + 26z = 69। ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर मैच कर रहा है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि दो प्लेन हैं, उन दोनों के प्रतिच्छेदन से एक नया प्लेन बन रहा है और वो किसी पॉइंट से होकर गुजर रहा है, तो क्या करेंगे आप, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे सिंपली। ये जो मेन फार्मूला था, दो प्लेन से होकर गुजरने वाले दो प्लेन के प्रतिच्छेदन से बना नया प्लेन, और उसमें फिर उस पॉइंट्स को पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कहीं पर आ जाएगा कि एक और प्लेन दिया है, उससे उसकी दूरी बता देगा, तो वहाँ से निकालिए। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। समांतर समतलों 2x - 2y + z + 3 = 0 तथा 4x - 4y + 2z + 5 = 0 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है दो समांतर समतलों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी समांतर समतल बोला जाता है तो उसके कोफिशिएंट को हमको इक्वल लेना रहता है। जैसे कि ये आपके पास फॉर्मूला है, दो अगर समांतर समतल दिए गए हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो समांतर समतल पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना वो दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में भी होना चाहिए, y का जो कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट आपका सेकंड इक्वेशन में भी होना चाहिए, और z का भी वैसे होना चाहिए। आपका डिस्टेंस बस अलग अलग रहेगा। जो ये d है ना कांस्टेंट, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपके जो a b और c है वो दोनों ही इक्वेशन में इक्वल होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो समांतर समतल होता है उसका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, d2 - d1 / (a² + b² + c²। इसका मॉड ले लेंगे, क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना रहता है हमको। तो जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x - 2y + z प्लस, इसको आप लिख सकते हैं -3, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 4x - 4y + 2z = -5। तो ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमको कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। अब कोफिशिएंट इक्वल कैसे होंगे, देखिए ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन, इनमें क्या चीज़ का मल्टीप्लाई किया जाए कि कोफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं समीकरण 1 में आपका 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों ही इक्वेशन के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नया समीकरण आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 4x - 4y + 2z = -6। क्लियर है। अब सिंपली हमको ये वाला फॉर्मूला d का लगा लेना है। तो ये d = आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका d2 है 6, ये आपका हो जाएगा -6 - -5 / ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 + 16 + 4, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये ऊपर का बचा 1 -1 आ जाएगा, और 16 दूनी 32, 4 36, 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 1/6। तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो देखिए इसमें भी कुछ नया चीज़ नहीं है, इतना टफ नहीं है, ना इसका कैलकुलेशन टफ है। इसमें सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना था कि दो समांतर समतल जो होते हैं, सबसे पहले आपको उनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को बराबर करना है। कोफिशिएंट को बराबर करके सिंपली ये फॉर्मूला लगा लेना है। तो ऐसे जो छोटे छोटे चीज़ है ना 2D 3D को, उसको आप याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। दिया है ए बी सी जो है वो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं और ये कोई भी दो समरैखिक नहीं है। ठीक है, ये आपका कोलिनियर और ये कोलिनियर। यदि a + 2b c का समरैखिक है और b + 3c a का समरैखिक है, तब a + 2b + 6c किसके बराबर होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा दिया है, क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है। सबसे पहले बोला गया है
चलिए पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर x किसी दूसरे वेक्टर y के अगर समरैखिक है, तो समरैखिक का मतलब क्या होता है कि वेक्टर a में मैं x में मैं किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। समरैखिक का मतलब ये होता है, और इसी कॉन्सेप्ट से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो जैसे कि आपको दिया गया है कि आपका वेक्टर a प्लस 2b ये c के समरैखिक है, तो c में आप लैम्डा का गुणा कर सकते हो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने मान लिया इक्वेशन 1। आप लैम्डा गुणा इधर भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसमें इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सेकंड आपका दिया गया है वेक्टर b प्लस 2 वेक्टर c इज इक्वल टू a वेक्टर के ये समरैखिक है, तो इसको हम लोग म्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ऐसा ही हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस 2b प्लस 6c, वो कहीं ना कहीं a प्लस 2b दिया गया है, और यहाँ पर आप उस चीज़ को बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस आपका 6c वेक्टर, इस वेक्टर को मैं कैसे अरेंज करके लिख सकता हूँ। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इस वाली चीज़ को, तो यहाँ पर a प्लस 2b की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर लैम्डा इंटू सी दिया गया है, a प्लस 2b की वैल्यू। क्लियर है ना। और यहाँ पर आपका जो 6c दिया गया है, एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, सॉरी हाँ ये मिस्टेक हो गया है, ये आपका 3c है। ठीक है, 3c इज इक्वल टू a, हाँ अभी क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन दिया गया है a प्लस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस 2b की वैल्यू तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू c प्लस 6c, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये आप वहाँ पर जब आप इसको कॉमन निकालेंगे, अच्छा इसको ऐसे लिख लीजिए इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 6 और c वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं आप इस चीज़ को। क्लियर है। सेकेंडली इसमें फिर से और क्या किया जा सकता है, a प्लस 2b प्लस 6c को और मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो इस चीज़ को देखिए, अगर मैं इसमें a वेक्टर को अब छोड़ देता हूँ, देखिए फर्स्ट टाइम में मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दिया था, है ना, इस बार मैं इसकी वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लूँगा, तो ये हो जाएगा b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, और b प्लस 3c वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है, म्यू इंटू a वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका a वेक्टर प्लस 2 म्यू a वेक्टर विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 म्यू a वेक्टर। क्लियर है। अब देखिए भाई, इस वाले वेक्टर को हमने इस फॉर्म में लिखा है, और वैसे ही सेम उसी वेक्टर को हमने दूसरे फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू a वेक्टर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था कि a b c 3 अशून्य सदिश है। अशून्य सदिश है मतलब a b और c तो जीरो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार है कि कोई भी दो समरैखिक नहीं है। अब अगर कोई भी दो समरैखिक नहीं है तो ये दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, यही तो हुआ ना इसका मतलब। मैंने आपको क्या बताया था, अगर समरैखिक होते हैं कोई भी दो वेक्टर, देखिए यहाँ पर ये एक वेक्टर काउंट हो रहा है ना, तो अगर ये एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के समरैखिक है तो वो लैम्डा टाइम दूसरे वेक्टर के बराबर होगा। समरैखिक नहीं है मतलब वो बराबर नहीं होगा, लेकिन स्टिल ये अगर बराबर है तो ये कब बराबर हो सकता है, जब वो वेक्टर जीरो हो जाए। देखिए ये दोनों तरफ कब बराबर होगा, जब वो जीरो आ जाए। जीरो कब आएगा, जब वेक्टर जीरो हो जाए। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अशून्य सदिश है तो वेक्टर तो जीरो हो नहीं सकता, तो आपको स्केलर को जीरो लेना पड़ेगा। स्केलर जीरो लोगे मतलब क्या है, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, और 1 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर ये 1 प्लस 2 म्यू जीरो को सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -6। क्लियर है। अब इस चीज़ को आप इस समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू, ये है लैम्डा प्लस 6c वेक्टर, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करोगे, लैम्डा प्लस 6 की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर घुमावदार था, एक ही चीज़ को पकड़ के आपको चलना है। को यहाँ पर क्या दिया गया था, समरैखिक। समरैखिक वर्ड को आपको पकड़ के लेके चलना है, और वहीं से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कोई भी दो वेक्टर अगर समरैखिक है तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर होते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। और जो वैल्यू हमको फाइंड करनी थी उस
जैसे ये a+2b+6c, इसको हम कितने वे में लिख सकते हैं, तो ये दो डिफरेंट वे में हम उसको लिख सकते थे, ये हमने किया और इन दोनों को फिर इक्वल कर दिया। अब यहाँ से यहाँ पर हो सकता है लोगों को कन्फ्यूजन हो कि ये डायरेक्टली जीरो कैसे आ गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी दो वेक्टर जो है ए बी सी, ध्यान देंगे ना क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी, ये तीनों आपस में, कोई भी दो वेक्टर आपस में कोलिनियर नहीं है। अब कोलिनियर नहीं है इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों वैसा बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर बराबर नहीं हो सकता तो किस केस में बराबर होगा, जब वो जीरो होगा तभी बराबर होगा। और जीरो कब होगा, जब या तो वेक्टर जीरो हो जाए दोनों, या तो दोनों स्केलर जीरो हो जाए। वेक्टर जीरो नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया है वो अशून्य सदिश है, तो स्केलर को जीरो लेना पड़ेगा। जैसे ही आप λ+6 को जीरो लेते हो, उस चीज़ को आप इस वाले क्वेश्चन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको 14 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन स्टडी करते हैं। देखिए दिया गया है क्वेश्चन में, यदि दो वृत्त दिया गया है, दो वृत्त का समीकरण दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो r का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 20। यहाँ पर दो वृत्त दिया गया है, वृत्त x-1 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सेकेंड आपका जो वृत्त दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y इज इक्वल प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, ये आपका जो सेकंड इक्वेशन दिया है ना सर्कल का, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके लिखना है। क्योंकि पहला वाला देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वृत्त का x-a स्क्वायर प्लस y-b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको इस समीकरण को चेंज करके लिखना है, तब आप इसको आगे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो देखिए x कहाँ पर है, x स्क्वायर माइनस 8x, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या मेरे को मल्टीप्लाई ऐड करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं 2 × 4 बन रही है, तो मतलब ये 16 होना चाहिए, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर अगर बनाना है तो आपको यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास कांस्टेंट सिर्फ 8 है और आपके पास कांस्टेंट यूज कितना हो गया, 8 16 और 1 17। तो देखिए ये 17 हो रहे हैं और ये 8 हो रहे हैं, तो आपको कितना घटाना पड़ेगा, -9 इज इक्वल टू 0। ये इजी चीज़ है, ये तो आपको बैलेंस करने आता होगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा x-4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 उधर 9 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर है ये। तो इस तरीके से ये वाला आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग सर्कल 1 इसका नाम देते सर्कल 1, और यहाँ पर ये मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, इसको लिख लेते हैं आपका सर्कल 2। सर्कल 2 आपका है x-4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि ये जो दोनों सर्कल हैं, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, दोनों सर्कल दो भिन्न बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिन लिख लेते हैं, ये O1 ओरिजिन मतलब समझते हैं ना आप, ये सर्कल का ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन क्या होता है, ये वाले जो पॉइंट्स वो ओरिजिन कहलाते हैं। इस सर्कल का ओरिजिन क्या है, 1 और 3, और यहाँ पर सेकेंड सर्कल का जो ओरिजिन है वो आपका है 4 और -1 ना। तो ये प्लस दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस कब आएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ -1। तो ओरिजिन इसका क्या हो गया, -1। तो देखिए अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो दोनों सर्कल हैं वो एक दूसरे को दो भिन्न भिन्न पॉइंट पर काटते हैं। तो अब आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि दो सर्कल एक दूसरे को दो डिफरेंट पॉइंट पे कैसे काटेंगे। पर आपका हो गया ये फर्स्ट सर्कल और ये हो गया आपका सेकंड सर्कल। ये फर्स्ट सर्कल का ओरिजिन ये O1 दिया है और ये आपको O2 दिया है। तो देखिए ये पॉइंट्स एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग त्रिज्या की बात करें तो ये हमारा जो सर्कल का रेडियस इसका मान लेते हैं R1, जो कि आपको फाइंड करना है R, ठीक है। ये R1 में लिख दिया, और ये जो रेडियस है वो कितना है आपका सर्कल के ओरिजिन से, ये है आपका R2। और ये वाला ये जो दो पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये सर्कल एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको इस R की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लोग दो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या होता है कि जो सर्कल के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, सॉरी सर्कल के ओरिजिन के बीच का जो डिफरेंस होता है, देखिए ये जो सर्कल है, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पर,
O2। ये जो दोनों सर्कल है ना, ये दोनों सर्कल के जो बीच का डिफरेंस है, बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, O1 और O2, ये हमेशा आपका लेस होगा इन दोनों सर्कल के रेडियस के सम से। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कभी भी दो सर्कल एक दूसरे को अगर काटते हैं तो उन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिफरेंस जो है वो आपका हमेशा उन दोनों के रेडियस के सम से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, इसको आप ऐसा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको ना मैं रेडियस को ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, ऐसा। अभी यहाँ पर एक चीज़ हम इमेजिन करेंगे जिससे आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई। दो आपके पास क्या है, सेंटर का बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पर आपको 1 3 और 4 - 1 के बीच का डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है भाई, अंडर रूट ऑफ इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर इज लेस देन क्या हो जाएगा, दोनों के रेडियस का सम। तो ये हो जाएगा आपका, इसका रेडियस कितना है, r है, इसका रेडियस 3 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, 3 का स्क्वायर में ये जो 3 है बेस, वो आपका रेडियस होता है। 9 को मत लिख देना यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, तो ये हो गया आपका 25, मतलब ये 5 इज लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर r का वैल्यू आपका क्या हो गया, 2 से r का वैल्यू बड़ा होगा। अब देखिए एक बार अगर आप डायरेक्टली इसको देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, सीधा सीधा आप डी ऑप्शन को मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई। अभी आपने सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी को लगाया है। ठीक है, अभी आपको सेकंड प्रॉपर्टी लगाना बाकी है। सेकंड प्रॉपर्टी से ही आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ लियो तो डायरेक्टली आंसर मार दो और फिर ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो चीज़ है, सेकंड जो आपका यहाँ पर रिजल्ट है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड रिजल्ट ये होता है कि ये जो आपका सर्कल के बीच का, देखिए ये जो सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है, उन दोनों के रेडियस का जो डिफरेंस है, मतलब r1 - r2, इसका जो मॉड है वो हमेशा छोटा होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से, आपका O1 × O2। क्लियर है ये चीज़। तो ये वाला जैसे ही मैं फार्मूला लगाता हूँ तो ये आपका हो जाएगा r - 3 इज लेस इक्वल टू, ये आपको कितना मिला है वैल्यू, 5 मिला है। तो यहाँ पर इसको आप ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -5 से r - 3 और ये 5, और ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, r की वैल्यू -2 से 8 के बीच में होने वाली है। अब देखिए हो सकता था ऑप्शन में ये वाला चीज़ भी दे दे, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से टिक नहीं मार देना। अब आप इस चीज़ को समझिए, ये क्या बोल रहा है, r की वैल्यू -2 से 8 के बीच है और ये बोलता है r की वैल्यू 2 से बड़ा है। तो जब इसको आप कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो कौन सी चीज़ एकदम एक्चुअल में करेक्ट बैठेगी, तो करेक्ट क्या बैठेगा, 2r8। अगर मैं इसकी बात करूं तो वो दोनों का कंबाइंड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, देख लीजिए भाई, ये वाला जो चीज़ है सर्कल वो किस प्रकार से यहाँ पर बन रहा है। तो आपको दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है। एक तो अगर दो सर्कल के बीच के रेडियस को अगर हम लोग सम करते हैं तो वो हमेशा उन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस से हमेशा बड़ा होगा, और अगर हम उसको घटाते हैं तो उससे कम हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है और दोनों को ही आपको अप्लाई करना है। सिर्फ इसके बेस पे अगर आप आंसर लगाओगे तो गलत हो जाएगा और इसके बेस पे आंसर लगाओगे तो भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार हो सकता है कोई बच्चा सिर्फ इसको लगाया, आंसर तो -2 आ रहा है, ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, तो क्वेश्चन गलत है, ऐसा हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बोर्ड है कि रेखाओं, दो रेखा दिया गया है, y² - 9xy + 18x² = 0 तथा y = 9 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला जो है आपका एक क्या बनेगा, ये y² - 9xy प्लस, इसको लिख लेते हैं, ये आपका है y² - 9xy और आपका प्लस में है 18x² = 0। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन दिया गया है, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है ये, मतलब ये कोई ना कोई एक वक्र बनेगा, वक्र से आपको एक लाइन मिला उसका, और एक दूसरा दिया है y = 9, उससे बना जो त्रिभुज है, ठीक है, उन सब के कटान बिंदु से बना हुआ कोई त्रिभुज बनेगा, उसका आपको
यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, हमको यहाँ पर से एक चीज़ दी गई है y = 9। तो यहाँ पर से बाकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला बनाने के लिए इसको कैसे अरेंज करूँ, ये हो जाएगा y² माइनस, अगर मैं इसको 6xy कर देता हूँ -3xy + 18x² = 0। तो ये टूट गया करेक्ट वे में। यहाँ पर से y कॉमन निकालेंगे तो y - 6x हो जाएगा, -3x निकालेंगे तो ये हो जाएगा y - 6x = 0। तो ये हो जाएगा y - 3x y - 6x = 0। क्लियर है। अब यहाँ पर से y की वैल्यू हो जाएगी 3x और एक y की वैल्यू हो जाएगी 6x और एक आपको लाइन दिया गया है y ये 9। तो यहाँ पर देखिए y की 3 वैल्यू मिल गई है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है उसके हमको 3 साइड मिल गए हैं। ये आपका जो त्रिभुज बन रहा है उसका आपको 3 साइड मिल गया। y = क्या दिया गया है 9, 3x और 6x ये आपको दिया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप ये y बराबर लिख लीजिए इसको, ये आपका 3x। ठीक है, अब हमारे पास साइड्स तो मिल गया कि यहाँ पर y = 6x है, 9 है और 3x है। अब हमको यहाँ पर के पॉइंट्स फाइंड करने हैं a, b और c। ये इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं ना। तो शीर्ष क्या होंगे उनको फाइंड करना है। तो देखिए ये जो लाइन है और ये जो 6x लाइन है वो दोनों आपस में कहाँ पर मिलेंगे, इस चीज़ को देखिए। तो यहाँ पर सिंपली इन दोनों को इक्वल करोगे आप, तो ये वाला अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो ये दोनों कब आपका बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखेंगे 6x = 9, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3/2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 3/2 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9। तो ये वाला जो a वर्टेक्स है शीर्ष, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 × 9। वैसे ही अगर जब आप इस वाले लाइन की बात करेंगे, देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में कब इक्वल होगा, तो y = 3x दिए है = 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू सिंपली आपको दिया गया है 9। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों आपस में कब करेंगे, 6x वाला और 3x वाला, तो ये कब एक दूसरे को आपस में काटेंगे। तो ये कहाँ पर काटेंगे भाई, सिंपली आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये 0, 0 पे ही इक्वल होगा। अब बताइए x का कौन सा मान है कि 6x = 3x मिलेगा। ये दोनों कब बराबर होंगे, x तो इक्वल लेना है आपको, तो या कभी बराबर हो पाएंगे क्या, जब तक आप इसको 0 नहीं लोगे तब तक ये इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप x की वैल्यू 0 लोगे, x = 0 पुट करने पर y भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये वाला वर्टेक्स जो है वो आपका 0, 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए भाई, कहीं ना कहीं आगे और काम ये आने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज है, ये त्रिभुज मिल गया था, साइड मिल गया और हमने इसका वर्टेक्स भी फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको त्रिभुज दिया गया है और उसके वर्टेक्स अगर हमको पता है तो एरिया = होता है 1/2, यह आपका होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। भाई त्रिभुज का बहुत सारा क्षेत्रफल होता है, 1/2 लंबाई गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना होता है। हमको यहाँ पर त्रिभुज में वर्टेक्स दिए हुए हैं, शीर्ष दिए हुए हैं। तो शीर्ष अगर दिया गया है, शीर्ष अगर पॉइंट दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो अगर शीर्ष दिए गए हैं तो उसके एरिया का फॉर्मूला ये होता है आपका। तो इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए आपको क्या मिल जाएगा, x1 यहीं से मान लीजिए x1 है आपका 3/2 9 1, ये आपका x2 आप उसको मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 9 1 और ये आपका कहाँ गया, ये 0 0 और ये क्या है आपका 1। ठीक है, इसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए। अब ये काम तो आप इजीली कर सकते हैं भाई, 1/2, ये आपका क्या मिल जाएगा 1/2 और इसके अंदर में निकालते हैं 3/2, ये हो जाएगा 9 -9 इंटू ये हो जाएगा आपका 3 और +1 इंटू ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 9 ×
27/2 माइनस 27, तो ये हो गया आपका 27/2 और दूनी 4। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान देंगे यहाँ पर वर्ग इकाई हो गई है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वो वर्ग इकाई में आता है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। देखिए मैं आपसे यही सजेशन आपको देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता था, ये सॉल्यूशन आपको नहीं पता था, तो जो जो चीज़ें आपने इस वीडियो लेक्चर से सीखी है उसको आप नोट डाउन करिए कि कैसे अगर हमको साइड दिया गया है त्रिभुज का तो वो शीर्ष निकाला जाता है, अगर शीर्ष दिया गया है तो कैसे आपको एरिया निकाला जाता है, क्योंकि कब कौन सा फॉर्मूला दूसरे क्वेश्चन में यूज़ हो जाए ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हो सकता है भाई कि इसी क्वेश्चन में डाटा चेंज हो जाए और क्वेश्चन आ जाए और लोग सोचेंगे कि अरे यार इतना इतना 2D 3D को कौन पढ़े। तो ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे इन सारे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि मैंने जो सॉल्व किया उसमें आंसर डी आ रहा है, लेकिन व्यापम द्वारा आंसर बी लिया गया है 60 डिग्री। तो इसको भी थोड़ा सा और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद ही इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका 31 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिया गया है आपको पॉइंट -1 और 2 का मूल बिंदु में प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। मूल बिंदु से प्रतिबिंब पूछा गया है -1 और 2। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश और ये आपका एक्स डैश है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स की, यहाँ निगेटिव वैल्यू होती है। यहाँ पर वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पर वाई निगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लॉटिंग कर लेते हैं -1 और 2। तो -1 मतलब एक्स वाला पॉइंट है, ये आपका -1 है एक्स के लिए, और वाई है ये आपका 2 के लिए, ठीक है। तो ये जो बिंदु मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, यहाँ कहीं पर मिलेगा, -1 और 2, ठीक है। तो हमको इस बिंदु का प्रतिबिंब फाइंड करना है। तो कभी भी आपको प्रतिबिंब फाइंड करने के लिए बोला जाए ना, तो सबसे पहले क्या करो, आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला लो, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये सीधा सीधा इसको मिला लेना भाई। ये आपका -1 और 2। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब मूल बिंदु से बोलता है तो देखिए -1 ये आपका x, ये मूल बिंदु है आपका 0 0। तो देखिए ये आपका जो -1 है इसका प्रतिबिंब ओरिजिन से किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। तो ये -1 कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसफ़र, ठीक है। वैसे ही जब आप इस 2 की बात करोगे तो ओरिजिन से इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर खसक गया। तो अब ये दोनों पॉइंट्स आपस में कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 1 और -2, ठीक है। तो इनको अगर आप मिलाओगे तो देखिए ये जो लाइन था वो, ये वाला जो है वो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट क्या आने वाली है, -1 और 2 का प्रतिबिंब क्या बनेगा, 1 और -2 बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, प्रतिबिंब का बात करते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता भाई, क्या पता 1 और -2 कर दिया जाए, ऐसा कर देते हैं कई बार। तो ऐसा आपको नहीं चलना है, ठीक है। ग्राफ से आप बनाएंगे, ये आपको मिलाने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो इसको भी मत मिलाओ, ये वाला भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या देखना है, मूल बिंदु से बोला है ना प्रतिबिंब, तो -1 का प्रतिबिंब इधर बन गया और 2 का प्रतिबिंब इधर बन गया। उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लिख दीजिए। हो सकता था क्वेश्चन में यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव दे देता, 3 4 दे देगा, तो इसका फिर प्रतिबिंब क्या आएगा, ऐसा पूछ सकता था, ठीक है। तो 3 4 का प्रतिबिंब क्या आएगा, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए क्या आने वाला है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा भाई। इसमें कुछ नहीं करना है, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है और 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। तो इस टाइप के जो इजी क्वेश्चंस वो हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ये हमारा सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन में पीछे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दिया गया है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो किसी दीवार की ऊंचाई और उसके छाया का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसमें कई टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता था। 60 डिग्री दिया गया है, देखिए सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो दीवार देखिए, तो दीवार पहले बना लेते हैं। ये आपका दीवार बना लिए, ठीक है, और ये आपका बेस बना लिए, और कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये ए बी और सी हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेस हो गया, इसको मान लेते हैं बी, और ये आपका हाइट हो गया एच, ठीक है, और ये आपका कर्ण है। तो ये बोर्ड है कि दीवार की ऊंचाई ये आपका हाइट हो गया, और छाया, तो ये दीवार का छाया यही बनेगा, बेस में ही बनेगा दीवार का छाया, ठीक है। तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें आपका बेस मतलब हाइट और बेस आता है। तो अगर आप tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है,
तो लंब यहाँ पर h दिया है और यहाँ पर बेस है ये। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करेंगे तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। tan 60 कितना होता है, √3 होता है ना, 60 मतलब √3/2 और ये आपका 1/2, ठीक है, √3 हो जाएगा इज इक्वल टू h/b, ये अपॉन में 1 है। तो यहाँ पर अनुपात पूछा था किसमें, आपका हाइट में और बेस में, यहाँ पर अनुपात पूछा है तो अनुपात यहाँ पर क्या निकल के आएगा, √3:1 आ रहा है इसमें हाइट और बेस में। तो यहाँ पर आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कितना इजी तरीके से बन गया ये। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ देता बेस और हाइट में क्या अनुपात आएगा, तो बेस और हाइट का अगर पूछता वो तो इसको पलट के लिख देते, कॉट का फॉर्मूला लगाते, तो आंसर वहाँ पर क्या आ जाता है, 1:3 आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 33 नंबर के क्वेश्चन को अभी स्किप करते हैं, वो भी सॉल्व नहीं हुआ है। 34 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया है आपको, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि A1 A2 से लेके A8 तक आपकी स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार है कि PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A बताया गया है आपको, तो किसी भी घटना के घटित नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए यहाँ पर बोला गया है घटना के ना घटने की प्रायिकता बोला गया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग पहले जो इवेंट्स दिए गए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, जैसे कि P1A। ठीक है, तो स्वतंत्र घटना इस प्रकार है कि PA1 की वैल्यू क्या मिलेगा आपको। देखिए आप, सॉरी P1 नहीं, ये PA1 है। अगर मैं PA1 निकालता हूँ तो वैल्यू क्या दिया गया है, पहले तो इसको लिख लेते हैं, PAI का वैल्यू दिया है 1/i+1, ये दिया गया है। तो अगर मैं PA1 निकालता हूँ तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2। ऐसे ही अगर मैं PA2 निकालूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1/3। ठीक है, ऐसे करते करते जब मैं सारी वैल्यूज निकालूंगा, P8 निकालूंगा तो ये क्या मिलेगा मेरे को, सॉरी देखिए घटने, ये क्या आपका आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था कि किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो अगर PA1 अगर ये है तो इसके ना घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, P अगर मैं A1 डैश निकालूंगा, ठीक है, डैश या बार, जिससे बार लिख लो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। PA1 बार अगर मैं निकालूंगा तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 1 - PA1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, कोई भी घटना और घटना के ना घटित होना। ठीक है, तो जो चीज़ दिया है अगर आपको डिनाई करना है, ठीक है, ये घटना के घटित होने का, ये घटित होना है और ये नहीं घटित होना है, तो उसमें क्या करना रहता है, आपको एक से उस जो आंसर है उसको माइनस कर देना। ठीक है, इस चीज़ में आप 1 में इस चीज़ को घटा देंगे तो घटित ना होने का प्रायिकता यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो बार का फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 - PA हो, PA बार क्या हो जाएगा, 1 - PA हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो मैंने एक वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व कराया था जहाँ पर आपको PA का वैल्यू दिया गया था 1/2, तो फिर वहाँ पर PA बार निकालना था, शायद ये P भी निकालना था, वहाँ पर मैंने बोल दिया था कि इसका भी वैल्यू 1/2 होगा। तो ध्यान रखेंगे वहाँ पर मिस्टेक हो गया था, वहाँ पर PA बार निकालेंगे तो 1 - PA निकालना था आपको, तो फिर 1 - 1/2 = ये 1/2 होगा। ठीक है, बाद में कोई रियलाइज़ हुआ वीडियो बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा सुधार लेंगे। डायरेक्टली P बार और PA में क्या रिलेशन होता है, 1 - PA होता है वो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जब मैं इसके घटित ना होने की प्रायिकता निकालूंगा तो ये 1 - 1/2 = ये 1/2 मिलेगा मेरे को। क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं ये निकालता हूँ PA2 बार, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 - 1/3, दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 2/3। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर P3 निकालता, अगर, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं P3 बार निकालता तो P3 बार क्या आ जाता है, 1 - 1/4, दैट मीन्स 3/4। इस प्रकार से बाकी सारी चीज़ मेरे को निकालनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं क्या निकाल रहा हूँ कि A1 के घटित ना होने की प्रायिकता, A2 के घटित ना होने की प्रायिकता। तो ऐसे ही यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन लास्ट में बोला है तब किसी भी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी। अब फाइनली आपको क्या बोल दिया कि सब का बता दो कि पूरा ये घटना जो है वो घटित नहीं होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है PA1 बार इंटू PA2 बार इंटू, ऐसा करते करते आपको PA8 बार तक आपको जाना है। इसका आप वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू निकाला था, इसकी वैल्यू निकली थी 1/2, यहाँ पर में था 2/3, ये था 3/4। ऐसा करते करते जा रहे थे, पूरा लिख लेते हैं भाई इसको। ये 4/5, 5/6, 6/7 और ये 7/8 और ये हो जाएगा
8/9, ठीक है। ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 तक आपको क्वेश्चन में दिया गया था। हो सकता था इसको आगे भी दे देता, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी आप देखिए, ये सारे वैल्यूज एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा वैल्यू क्या 1/9। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, 3 पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है, तो उसके बाद जो बनेगा फिगर, ठीक है, वो कैसा फिगर बनेगा। बोला गया है कि ये समकोणी त्रिभुज होगा, स्वद्विबाहु बनेगा कि समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो हमको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, उन तीनों वर्टेक्स से बना जो त्रिभुज है वो त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होगी वो हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट दे दिया गया है आपको, ए दे दिया गया है 2i + 3j + 4k, बी दिया गया है आपको 3i + 4j + 2k, और सी आपको दिया गया है 4i + 2j + 3k, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में दिया गया है समकोणी त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये आपके वर्टेक्स दिए गए हैं, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स दिया गया है तीनों, ये वाला पॉइंट दे दिया आपको ए, बी और सी। तो यहाँ पर से अगर हम इन सब के बीच का डिस्टेंस वो निकाल लेते हैं, ठीक है, इन दोनों के का बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, गुणा कर लेते हैं। अगर हम लोग, अगर मैं ए भी निकालता हूँ तो ए बी की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो देखिए आप जानते हैं i × i की वैल्यू 1 होती है, j × j वैल्यू 1 होगा और k × k 1 हो जाएगा, और i × j 0 हो जाएगा, j × k 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर मैं ए बी का गुणा करूँगा तो ये मेरे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 × 6 + 12 + 8 मीन्स 26। सिमिलरली अगर मैं बी सी निकालता हूँ तो बी सी की भी वैल्यू मेरे को मिलेगी 12, ये 8 और ये 6 मतलब 26, और अगर ये सी ए निकालता हूँ तो ये भी मेरे को मिलेगा 8 और 6 और ये 12 मतलब 26। तो देखिए जितनी भी हमने भुजाएं निकाली हैं, ए बी भुजा निकाला, बी सी और सी ए, तो वो कितना है 26 26 26 आ रहे हैं ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो इस प्रकार से हमने आज लगभग 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। कोई सा भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है या आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।